Hello students, welcome to Geography Guru channel. We are here with another session of class 10th history, and today we are going to discuss about the chapter number 3 of history, that is नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारा इतिहास का एक वो हिस्सा जो हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि आज हम एक आज़ाद राष्ट्र हैं तो कैसे बने। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस चैप्टर में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हमेशा रहता है आपके एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैप वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी चैप्टर से होते हैं, और 1 मार्क्स का क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से आपके एग्ज़ाम का हिस्सा रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा रखोगे, ज़्यादा रखोगे, ध्यान से सुनोगे। तो आइए हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, गांधी जी की शुरुआती आंदोलन, गांधी जी ने किस अहिंसक हथियार का उपयोग किया इस आंदोलन में, और हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, घटना थी, उसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में, साइमन कमीशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक महामंदी से होते हुए हम दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद इन्हीं गलियारों से होते हुए हम लास्ट में चलेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कहानी है हमारे राष्ट्र की, उस आंदोलन की, उस संघर्ष की जो हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए। 1915 टू 1934 की कहानी है इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर की, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब चाहिए, बहुत इजी से हैं। सबसे पहले ये बताइए, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। सही जवाब, वेल डन। किससे आज़ाद हुए थे? कौन शासक थे यहाँ पर? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, वो हमारे यहाँ पर शासक थे। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी होता है हमें उसका बैकग्राउंड पता हो। तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स पहुँचे थे। तो हम टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 1498, 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। पुर्तगाली नाविक थे। ये पहले व्यक्ति थे जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे थे, यानी कि यूरोप को समुद्री रास्ते से भारत को जोड़ा था। बाकी यूरोपियन, ब्रिटिशर्स भी बाद में आए तो इसी रास्ते का उपयोग किया था। अगर वास्को डी गामा भारत ना आता, हो सकता है यूरोपियन ना आते, हो सकता है आते तो उस वक्त ना आ पाते, हो सकता है हमारा शोषण ना होता, बहुत कुछ बदल सकता था, हो सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास की घटना रही थी वास्को डी गामा का समुद्री मार्ग का खोजना। यहीं से शुरुआत होती है विदेशी शक्तियों के भारत आने की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1526 इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बाबर इसमें जीत करके उभरे थे, भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। एक किस्सा याद आ रहा है। बाबर जब पहली बार भारत आए थे, अकेले आए थे क्योंकि मध्य एशिया से इनको भगा दिया गया था। जब पहली बार भारत आए, जब इन्होंने भारत की भूमि पर कदम रखा, उन्होंने देखा किसान है खेतों में काम कर रहे हैं। एक किसान था, वो खेत में दोपहर में पसीने से लथपथ काम पे लगा हुआ था। उसके साथ के थोड़ी दूर ही खेत में कुछ जंगली जानवर थे, नीलगाय इत्यादि, वो फसल को खराब कर रहे थे।
बड़ा अजीब सा लगा बाबर को। बाबर ने ये सोचा कि किसान इतनी मेहनत कर रहा है, पास में उसकी फसल बर्बाद कर रहा है, लेकिन ये किसान उसको हटा नहीं रहा है, भगा नहीं रहा है। बाबर उस किसान के पास जाता है और उसे कहता है कि आप यहाँ लगे हो और थोड़ी सी दूर आपके दूसरे खेत में फसल बर्बाद हो रही है, आप भगाते क्यों नहीं? किसान ने कहा, नहीं, मैं क्यों घुमाऊँ, मैं क्यों भगाऊँ, ये मेरा खेत नहीं है, ये तो पड़ोसी का खेत है, मेरा क्या जाता है। बाबर को उस वक्त एक बात समझ में आई कि भारत में यूनिटी, एकता नहीं है, और जहाँ एकता ना हो वहाँ पर नींव जो किसी भी राष्ट्र की या समाज की या घर की होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। इसी का फ़ायदा उठाया बाबर ने, दूसरी बार आया मुट्ठी भर सैनिकों के साथ, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और पूरे देश का शासक बन गया था। तो एक महत्वपूर्ण घटना थी जहाँ से शुरुआत हुई हमारे यहाँ पर एक लंबे युग की मुगल वंश की, और उसी के साथ शुरुआत हो चुकी थी हमारे यहाँ पर विदेशी शक्तियाँ भी व्यापार के उद्देश्य से आनी शुरू हो गई थी। 1600, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है 1600 हिस्ट्री की, क्योंकि ये वही डेट थी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी व्यापार के उद्देश्य से। वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जैसे वो भारत में आए उन्होंने देखा भारत में एकता नहीं है, आपस में छोटे छोटे भागों में बंटा हुआ है। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी नीयत को बदला, यहाँ पर व्यापार के साथ साथ शासक बनने की सोची, शासन करने की सोची। उसी कड़ी में 1757 एक महत्वपूर्ण लड़ाई होती है हमारे इतिहास की, प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला है, उनको हार का सामना करना पड़ता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और यहाँ पर अंग्रेजी शासन की नींव रख दी जाती है। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। मीर जाफ़र है, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हारना पड़ता है, क्योंकि भारत के ही कुछ लोग, जैसा कि प्लासी की लड़ाई में हुआ था वैसा ही बक्सर के युद्ध में होता है, अंग्रेज़ों के साथ मिले होते हैं, और इसने यहाँ पर भारत में स्थायी शासक बना दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आने वाले कई वर्षों तक यहाँ पर ब्रिटिश है वो शासक रहे, लेकिन 1857 में पहली बार एक विरोध का सवाल उठता है। सारे भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जीत नहीं मिलती। यहाँ भी यही समस्या थी, एकता नहीं थी, एक उद्देश्य नहीं था, एक साथ नहीं थे, इसलिए ये कामयाब नहीं रहता। लेकिन इसने आने वाला जो इस चैप्टर में हम राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं, उस राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आने वाले कई वर्षों तक वो हमें मोटिवेट करते रहे। आज भी आप कभी स्कूल में इधर उधर सुनते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, एक जोश भर जाता है। तो इन योद्धाओं ने, चाहे वो कामयाब ना रहे, लेकिन आगे संघर्ष करने के लिए एक स्टेज तैयार किया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1885 में, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक अंग्रेज अधिकारी। बाद में जो हमने संघर्ष किया, आज़ादी तक पहुँचे, उस ट्रेन के ड्राइवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। उन्होंने न केवल भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि एक डायरेक्शन दी, एक नेतृत्व दिया, एक लीडरशिप दी। तो ये घटनाएं घटित हुई, कैसे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुए और कैसे अंग्रेज आए। ज़रूरी था ये जानना, ताकि हम अच्छे समझ पाएँ कि पहले क्या हुआ था, किस तरीके से अंग्रेज थे वो यहाँ पर है, और क्या हमने पहले संघर्ष किया या नहीं किया। अब हम बात करते हैं हमारे NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी। भारत में राष्ट्रवाद, इसमें हमारी जो कहानी चलेगी वो चलेगी 1915 में, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, उसके बाद 1934 तक।
1934। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसकी समाप्ति होती है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है। जो हमारा एक अलग से सेशन होगा उसमें हम शॉर्टकट में भी टाइमलाइन के थ्रू भी इस चैप्टर की समरी है, जिसको समराइज है, हम करने वाले हैं। तो ये सब कुछ जानने से पहले एक और चीज़ जो ज़रूरी है जानना, कि कभी भी चाहे वो इतिहास रहा हो, चाहे वो भूगोल रहा हो, चाहे वो कितने ही ताकतवर शक्तिशाली रहे हो, समय एक जैसा नहीं रहता। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस वक्त जो अंग्रेज जिन ड्रेसेस को पहन के, जिन यूनिफॉर्म को पहन के हमें डराते थे, आज वो ड्रेस हमारे यहाँ पे बैंड वाले पहनते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो आपके लिए मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। हमारा जो चैप्टर है वो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम, देश से प्रेम, देश से लगाव, एक होने का भाव। ये राष्ट्रवाद है। यानी कि जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनमें एकता का भाव हो, चाहे वो उनका इतिहास एक जैसा था, या उनकी संस्कृति या भाषा या भौगोलिक क्षेत्र है, किसी भी कारण से जब उनमें एक होने का भाव आता है, वो राष्ट्रवाद है। देश के प्रति जो लगाव है वो राष्ट्रवाद है। जो लॉयल्टी है वो राष्ट्रवाद है। जो प्रेम है वो राष्ट्रवाद है। जो देशभक्ति है वो राष्ट्रवाद है। या यूं कहें कि जब स्कूल में सुबह नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, एक अलग सी भावना, एक अलग सी फीलिंग आती है, वो राष्ट्रवाद है। या जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, एक अलग सा जोश होता है। कई बार अगर किसी प्लेयर ने, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने या सचिन ने सिक्सर लगा दिया और हम अगर उकड़ू बैठे हैं तो वैसे ही बैठे रहते हैं कि नहीं ये शायद लकी है, वो भी राष्ट्रवाद है। राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना हर एक व्यक्ति में होती है। कुछ व्यक्ति शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन एक अलग ही फीलिंग हमारे मन में होती है कि हम देश के लिए कुछ कर गुजरें। तो ये राष्ट्रवाद है। हमारे देश में बात करें या फिर विश्व के किसी भी देश में बात करें, तो राष्ट्रवाद का जो उदय था वो जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? उपनिवेशवाद से। उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था। यानी कि दूसरे देशों में ऐसे ही हुआ था। उपनिवेशवाद से कैसे जुड़ा हुआ था कि जैसे जैसे विदेशी शासक आए, उपनिवेश बनाया, उन्होंने शोषण शुरू किया, उन्होंने भेदभाव शुरू किया। इससे लोग एकजुट हुए उनके खिलाफ। इस एकजुट होने में उनमें एकता के भाव का संचार हुआ। उन्हें कहीं ना कहीं छोटे छोटे धागों से ये लगा हम एक हैं। उन्हें ये लगा हमें इनके साथ मिल करके संघर्ष करना है। तो इस तरीके से किसी भी देश में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, वो राष्ट्रवाद का उदय कहीं न कहीं उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था। उपनिवेशवाद ने वहाँ पर राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवाद के ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये था राष्ट्रवाद कि क्या होता है। आइए हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था। वैसे भारत में राष्ट्रवाद कैसे उभरा, इसकी हम चैप्टर के लास्ट में एक बार फिर से पूरे चैप्टर के बेस पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। हम यहाँ पर सिर्फ बात करें कि उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कैसे सहायता दी या योगदान दिया। कि लोगों ने उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में एकता को खोजना शुरू कर दिया। कि उपनिवेशवाद था, विदेशी शासक थे, उनके खिलाफ लोगों ने धीरे धीरे आवाज़ उठाने शुरू कर दी। जब आवाज़ उठाई तो एक एकता का भाव निकल के आया कि हाँ, हम सब एक हैं, हम एक ही तरीके से संघर्ष करें। दूसरा कारण ये भी था कि उपनिवेशवाद के तहत जो शोषण किया जा रहा था, शोषण के कारण भी एक समूह में एक साझा बंधन है,
वो महसूस किया गया कि हाँ, हम एक ही तरीके से उत्पीड़ित हो रहे हैं, हम एक साथ हैं, मिलकर के हमें संघर्ष करना है, हमारा दुश्मन भी शत्रु भी एक ही है। जैसे स्कूल में आप देखते होंगे, सुबह मॉर्निंग में आते हो, कोई स्ट्रिक्ट सा टीचर होता है, जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है आमतौर पे वो नोटबुक टाइम पे चेक करता है, बड़ा खौफ होता है उस टीचर का। सुबह जब अगर उसी टीचर का होमवर्क पूरा ना हो तो सुबह यही फीलिंग होती है, सबसे पहले आते ही पूछते हैं भाई नोटबुक पूरी है, दूसरे से पूछते हैं नोटबुक पूरी है। जब कोई आता है जो कहता है पूरी नहीं है, एक अलग सी फीलिंग आती है, तू मेरा भाई है ना, एक एकता सी बन जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों का एक जैसा एक्सक्यूज रहेगा। एक इसी टाइप का उत्पीड़न से जो शोषण था, तो जिनका शोषण हो रहा था उनमें एक फीलिंग आई कि हम सब भाई हैं, मिल कर के लड़ते हैं, मिल कर के आगे बढ़ते हैं, मिल के हम जीतेंगे इस जंग को। तो उपनिवेशवाद ने इस तरीके से भी उन लोगों को एक समूह में बांधा। इसके अलावा हम तीसरा फैक्टर ये भी कर सकते हैं कि उपनिवेशवाद के दौरान पूरे देश में एक जैसे कानून लागू किए गए, एक जैसी शासन प्रणाली को अपनाया गया। इससे भी लोगों में एकता स्थापित हुई। पहले टुकड़ों में बंटे थे लेकिन अब एक शासन के अधीन थे। इससे भी राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। उसके बाद गांधी जी, जिनके योगदान की तुलना ही नहीं की जा सकती, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सभी समूहों को, उस वक्त जब सोशल मीडिया नहीं थी, उस वक्त जब शिक्षा नहीं थी, उस वक्त जब संचार के साधन नहीं थे, फिर भी उन लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया और अंग्रेज़ों के सामने खड़ा किया। तो ये कुछ कारक थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, या हम ये कह सकते हैं उपनिवेशवाद था, खुद उसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो हमने यहाँ पर जाना कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो आज हम जो सेशन किया, हमने 2 टॉपिक किए हैं, राष्ट्रवाद होता क्या है और उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कैसे योगदान दिया। बाकी नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सत्याग्रह के बारे में और गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों के बारे में। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।